इसमें आप सभी छात्र अभिभावकों और शिक्षकों को मिशन प्रेरणा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा उत्सव 100 डेज कैंपेनिंग चलाया जाएगा। जो अब हमारे स्कूल खुल रहे हैं तो उसके लिए 100 डेज कैंपेनिंग आया है। तो उसमें प्रेरणा आप देख रहे होंगे कि प्रेरणा उत्सव में गतिविधि कौन कौन सी है। तो ये सबसे पहला क्या है, पहला पॉइंट आप यहाँ से देख रहे होंगे कि छात्रों और अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य से प्रेरित कराना है, परिचित कराना सॉरी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है जो प्रेरणा मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा समझाने के लिए प्रति सप्ताह शिक्षक जो शिक्षा हमारी चौपाल का आयोजन किया जाएगा। कैसे करेंगे उसका भी अभी हम नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे कि शिक्षा चौपालों का आयोजन कैसे करें। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कि प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों शपथ भी दिलाई जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह यानी कि उनको शपथ दिलाई जाएगी। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 4 कि उत्कृष्ट यानी कि जो अच्छे टीचर हैं, वैसे तो हमारे सारे टीचर अच्छे हैं मगर इसमें इन्होंने उत्कृष्ट की बात कर दी है। उत्कृष्ट शिक्षकों छात्रों पंचायत सदस्य को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा कि जो टीचर अच्छे हैं उत्कृष्ट हैं तो उनको मतलब जो हमारे जैसे एमएलए एमपी ये होते हैं, हाँ उनको हमें बुलाना है और उनसे ये सम्मानित कराना है। मिशन प्रेरणा लक्ष्य के संदेश को फैलाने के लिए सूचना शिक्षा और संचार का अभियान हमें चलाना है, IEC इसका हमें चलाना है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ये 100 डेज कैंपेनिंग है जिसे हम प्रेरणा उत्सव कह रहे हैं उसमें कौन कौन सी गतिविधि होनी है, वो ये गतिविधियां होनी है, ये 5 गतिविधि होनी है कि अभी समझ गए होंगे ना सर। नेक्स्ट चले, इसके बाद बात करते हैं ये कैंपेन तो जब चलेगा जब स्कूल खुल जाएंगे। हाँ जब खुलने वाले हैं सर ये तो चलने वाला ही है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि शिक्षा चौपाल के माध्यम से, अभी पीछे की पीपीटी में आपने देखा था शिक्षा चौपाल, तो ये शिक्षा चौपाल क्या रहेगा क्या होना है उसकी पूरी इन्होंने बताया गया है कि DM, CDO, MP, MLA, MLC आदि महीने में एक दिन मिशन प्रेरणा और बुनियादी शिक्षा पर बैठक रखेंगे, इनकी बैठकें होंगी। तो जो शिक्षा चौपाल है उसकी कार्यसूची क्या है वो भी इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें भी पहला पॉइंट वही है जो पिछली वाली पीपीटी में था, यानी कि इसका भी उद्देश्य क्या है कि छात्रों और अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य से परिचित कराना। जो हमारी शिक्षा चौपाल लगेगी उसका भी मुख्य उद्देश्य में से क्या है कि वो अभी तो हम परिचित हो रहे थे, उसके बाद अब उनके अभिभावक भी परिचित हों, उन्हें भी पता चले कि प्रेरणा मिशन में ये प्रेरणा लक्ष्य क्या है। फिर उसके बाद आया है ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, गतिविधि को व्यवस्थित करें यानी कैसे करेंगे, सुबह असेंबली में रीड अलोंग जो ऐप है उसको पढ़ने के लिए छात्रों का चयन करेंगे। यानी कि एक हमारे पास समस्या थी, हम सभी नोटिस भी कर रहे हैं, सर ने भी बात रखी थी कि भाई वहाँ एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो उसके लिए अभी उनको हम जब उससे परिचित कराना चाह रहे हैं तो हम अपने ही फोन से असेंबली में जब हम असेंबली कराएंगे तो उससे रीड अलोंग की कोई स्टोरी पढ़ा के उसको दिखाएंगे तो उससे उसके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ेगी, वो भी समझेगा कि ये क्या चीज है, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे इस पे स्टार आ रहे हैं। फिर इसके बाद प्रेरणा लक्ष्य शपथ ग्रहण समारोह जो हमने पीछे बात की थी, इसमें भी शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है। उसके बाद नियमित रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को हमें क्या करना है कि वो रेगुलरली अपने बच्चों को हमारे स्कूल्स में भेजें। ये भी इसका शिक्षक चौपाल की कार्यसूची में एक पॉइंट है। नंबर 5 कि आरंभिक शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ नींव की आवश्यकता पर विचार करना कि कैसे हम एक अच्छी नींव बुनियाद कैसे हम रख सकते हैं, इस पर हमें विचार रखना है। फिर जो सम्मान की बात पिछली वाले हमने पीपीटी में देखा था कि उत्कृष्ट शिक्षकों छात्रों पंचायत सदस्यों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह भी किया जाएगा। हो सकता है कि हमारे SMC के कुछ ऐसे सदस्य हों जो हमारे स्कूल में अच्छे कार्य कराने के लिए प्रतिबद्ध हो, आते जाते रहते। कुछ ऐसे अभिभावक होते हैं या ऐसे कुछ पंचायत सदस्य भी होते हैं कि जो स्कूल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे गांव का स्कूल अच्छा रहे, अच्छे बच्चे पढ़े, तो ये इस तरह से है। अब ये जो कार्य है कार्य का विभाजन भी इन्होंने कर दिया है कि कौन सा कार्य कौन करेगा। ऊपर के 3 कार्य के लिए कौन
कौन करेंगे? स्कूल में प्रधानाध्यापक, शिक्षक और छात्र। ये 3 कार्य होते हैं। पहले 3 पॉइंट के लिए कौन करेंगे? स्कूल में प्रधानाध्यापक, शिक्षक और छात्र। इसके बाद जो लास्ट के 3 पॉइंट हैं उसके लिए बच्चों के माता पिता, एसएमसी के सदस्य और पंचायत। अभी हमने एसएमसी के सदस्यों के बारे में बात की थी, ये इसको क्रियान्वित करेंगे। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि शिक्षक चौपाल की कार्य सूची में कौन कौन से कार्य आ रहे होंगे। विद्यालय के खुलने के बाद उपचारात्मक शिक्षण कैसे होना है, यह हम इसमें देखेंगे कि कैसे हमें ये शिक्षण करना है उपचारात्मक। तो स्कूल खुलने के बाद कक्षा के अंदर उपचारात्मक शिक्षण पर जोर दिया जाना है। उसी के लिए ये हमारा जो 100 डेज कैंपेनिंग है, उसी के लिए रिमेडियल यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए ही है। सबसे ज्यादा जरूरी होगा बच्चों को भाषा और गणित की अवधारणा और दक्षताओं को सही तरीके से याद दिलाना, सिखाना और अभ्यास कराना। जैसे अभी एक बात आई थी कि बच्चों को रिचार्ज करना, यानी कि पहले से वो जान रहे हैं, उनको दोबारा से हमें पुनरावृत्ति उसकी करानी है। एक सटीक वर्ड रिचार्ज ना कह के हम ये कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति उस चीज की करानी है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो स्कूल के टच में नहीं है। भले ही हम डिजिटल वे से उनको पढ़ा रहे हैं, मगर वो एक सार्थक तरीका नहीं है। जैसे हमारे अभी सर ने बताया था, हेमंत सर ने, कि वो लगभग ज्यादातर हमारे जो ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट के पास फोन नहीं है, और जिनके पास है भी तो वो बाहर चले जाते हैं, यानी कि बच्चों की पहुंच में फोन नहीं है। मेन बात ये है, तो उनको हमें दोबारा से पुनरावृत्ति करानी है उस चीज की। फिर क्या, भाषा और गणित पर ध्यान केंद्रित करने में हम बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर कार्य करेंगे। तो ये कुछ उपचारात्मक शिक्षण जो हमारे खुलने के बाद होना है, इसको विस्तृत रूप से हम आगे देखेंगे, जिसके लिए हम ये समृद्ध मॉड्यूल लाया गया है कि उपचार इसमें हम कैसे करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि समृद्ध मॉड्यूल यानी कि रिमेडियल टीचिंग प्लान को इम्प्लीमेंट अपने स्कूल्स में हम कैसे करें। नेक्स्ट जो हमारी आगे को पीपीटीज है, ये किस लिए है, 1 बाय 1 हम इसमें समझते हैं कि ये जो समृद्ध मॉड्यूल है ये हमारे पास पहुंच जाएगा। जनवरी माह की बात की गई है, तो ये पहुंच जाएगा स्कूल्स में। समृद्ध मॉड्यूल में यहाँ से आप पॉइंट करेंगे कितने टीचिंग प्लान दिए गए हैं, 6। कितने टीचिंग प्लान है इसमें, 6। इसमें 3 प्लान भाषा के हैं और 3 प्लान किसके हैं, गणित के। यानी कि 6 जो इसमें प्लान है उसमें से 3 भाषा के हैं, 3 गणित के हैं। इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 5 पे आप फोकस करेंगे कि सभी कक्षा, यानी कि जो हमारी प्राइमरी की कक्षा है 1 to 5 सभी कक्षाओं में इसको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसकी पूरी विस्तृत योजना इन्होंने आगे नेक्स्ट दी हुई है, उसको हम समझेंगे। यहाँ हम समृद्ध मॉड्यूल हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी में जो हमारा समृद्ध मॉड्यूल है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि रिमेडियल शिक्षण के दौरान कक्षा का विभाजन कैसे करना है। तो हमें 3 स्तर बनाने हैं, यहीं से मैं आपको क्लियर करता हुआ चलता हूँ कि हमें 3 स्तर बनाने हैं। आप देख रहे होंगे कि 3 स्तर हमारे बनेंगे यहाँ, कि पहले स्तर में कौन सी क्लास रहेगी, पहले स्तर में कक्षा 1, दूसरे स्तर में 2, 3 और तीसरे स्तर में 4 और 5। यानी कि इस तरह से हमें स्तर बनाने हैं, इसके भी हम देखेंगे। तो भाषा के संदर्भ का 3, अभी हमने पिछली वाली पीपीटी में देखा था कि भाषा के लिए कितने प्लान है, 3। भाषा के लिए कितने हैं, 3 और 3 गणित के हैं। तो कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन है ये हम देख रहे हैं। ये जो हमारी कार्य योजना है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कार्य योजना कितने दिन के लिए है, 8 सप्ताह के लिए। कितने सप्ताह के लिए है ये, 8 सप्ताह की कार्य योजना है। विस्तृत इसमें वर्णन किया गया है इसका। जो भाषा के समृद्ध कार्यक्रम में 3 प्लान है उसको हम देखते हैं कि यहाँ जो पहले वाला है कि समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कौन सी क्लास के लिए है, कक्षा 1 के लिए है। फिर दूसरे वाला किसके लिए है, 2 और 3, और तीसरे वाला किसके लिए है, 4 और 5 के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें जो कक्षा 1 के लिए मॉड्यूल दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं, कैसे क्या करना है उसको। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आप सर प्लीज एक बार दोबारा से पढ़ लें क्या लिखा है, यहाँ तक पढ़ना है, शुरुआत हो जाएगी बैठे बैठे।
मॉड्यूल में मुख्य रूप से स्कूल शुरू होने पर बच्चों को सहज कैसे करेंगे? हाँ सर प्लीज मैं करता हूँ कंटिन्यू कि केवल एक अटेंशन लाने के लिए ऐसा किया गया था। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले हमें जब हमारे स्कूल में बच्चे आएंगे तो हमें बच्चों को सहज करना है, हमें बच्चों को सहज करना है। सहज करेंगे, डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास पर काम करेंगे, साप्ताहिक आकलन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, कैसे करेंगे आदि पर विस्तृत जानकारी अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इन 4 पॉइंट पे बात कर लेते हैं। कल की ट्रेनिंग में भी हमने देखा होगा कि मौखिक भाषा विकास कैसे करना है, पुनरावृत्ति कैसे करनी है, कब आकलन करना है, वो कल भी सीखा था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या है।